दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करूंगा जिसका सरोकार आपकी, आपके परिवार की सेहत से है, आपकी हेल्थ से है। और मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट, अगर मैं कहूं नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिससे ये उम्मीद थी कि भारत का पूरा हेल्थ सिस्टम, मेडिकल केयर सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जो मरीजों की शिकायतें हैं, जिस तरह से मेडिकल प्रोफेशन में माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिस तरह से जो आम आदमी है वो परेशान है, जिस तरह से बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन गए हैं, बहुत तरह की शिकायतें आप लोगों ने सुनी होंगी, देखी होंगी, महसूस की होंगी। और कभी कभी आम आदमी एकदम हेल्पलेसनेस की स्थिति में आ जाता है। घर में उसके मरीज हैं, रिश्तेदार बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, लेकिन जिस तरह से हॉस्पिटल और डॉक्टरों का व्यवहार होता है, आदमी जिस मानसिक स्थिति से गुजरता है और जिस तरह से उसका फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये आज की दुनिया में कोई नई बात नहीं है। अब मेडिकल प्रोफेशन के केयर के नाम पे, अब आप जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल में हो, ऑपरेशन थिएटर में हो, क्रिटिकल कंडीशन में हो, और उस समय आपके साथ अगर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो आपकी मजबूरी होती है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन को झेलने की। और ये बात समाज में बहुत जगह पे, कोर्ट्स में, हर जगह कही गई थी कि इस प्रोफेशन में कोड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत है। वो कोड ऑफ एथिक्स जो आम आदमी को राहत दे। दोस्तों, इस संदर्भ में 2 अगस्त 2023 को जो भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया था, जिसके तहत नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई थी, उसमें एक एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया गया था। उसका काम यह था कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उसका प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा हो, उनको ये कहा गया था कि आप इस पे कुछ गाइडलाइंस जारी करें। बहुत अच्छी गाइडलाइंस उन्होंने जारी करी। अगर आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके सामने है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड की गाइडलाइंस। इसमें दोस्तों कुल 44 प्रावधान थे, 44 प्रोविजंस। और इनको देख के लगता था कि अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सुविधा होगी, आम आदमी को राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉयटेशन था, इलाज के नाम पे, हॉस्पिटल्स के नाम पे, डॉक्टर्स की मनमर्जी के नाम पे, यहाँ तक कि महंगी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन जो एक चलन बन गया था, ओवर प्रिस्क्रिप्शन करना, अगर आपको 10 गोलियां चाहिए 20 लिख देना, 5 इंजेक्शन चाहिए तो 7 लिख देना। अब बाद में 2 बच जाते थे, अब आप उसका क्या करोगे? वो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो जाती थी। और डॉक्टर ओवर या अंडर प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखते थे, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसमें एक सुधार का प्रयास किया गया था। और इनमें जो 44 गाइडलाइन थी, उसमें कुछ गाइडलाइंस है, मैं क्विकली आपके लिए पढ़ देता हूं, आगे बढ़ूं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक इस जानकारी को समझे और ये देखे कि भारत सरकार का कितना अच्छा प्रयास था, जिसको पूरी तरह से विफल करने के लिए पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स की लॉबी खड़ी हो गई। और ये बहुत दुखद है। हमने देखा था थोड़े दिनों पहले, किसानों ने एक अच्छे कानून को, किसानों के लिए जो अच्छा कानून बना था, उसको फेल करने के लिए बिचौलियों ने किस तरह से दिल्ली जाम की थी। इसी तरह से हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए जो अच्छी गाइडलाइंस बनी थी, उनको फेल करने के लिए जो मेडिकल प्रोफेशन में बिचौलिए हैं, वो किस तरह से अपना खेल खेल रहे हैं, ये अब हमें समझना होगा। मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रखूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर इंसान तक और यहाँ तक कि पॉलिसी मेकर्स तक ये बात पहुँचे और वो उसको दोबारा लागू करने का तुरंत प्रयास करें। और अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो मेंबरशिप के माध्यम से आप सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं इस पूरे गैजेट्स के अंदर। सबसे पहला था चैप्टर 1, प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल। मैं सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। मुख्य मुद्दों पे आपसे चर्चा करूंगा।
हर डॉक्टर को ये कहा गया था आपका जो यूनिक आईडी मिलेगा आपको रजिस्टर्ड, क्योंकि फेक डॉक्टर्स की भी आजकल बहुत बाढ़ सी आई हुई है। किसी को पता नहीं लगता जिस डॉक्टर के पास आप इलाज कराने गए हैं उसका आईडी नंबर है या नहीं है। डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, आप क्लिनिक में घुस जाते हैं, अब वो क्या जानता है क्या नहीं जानता, वो कहाँ का पढ़ा लिखा है, किसी को कुछ नहीं पता। और इसके कारण बहुत नुकसान होता था, लोगों को जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। तो यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी हर डॉक्टर को लेना होगा और वो अपने कार्ड पे लिखना होगा, या जो उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है उस पर उसको लिखना होगा। इसी तरह से जिस तरह से विज्ञान बदल रहा है, तो डॉक्टर्स को यह कहा गया था कि हर 5 साल में आप 30 घंटे का एक मैंडेटरी प्रोग्राम लेंगे, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को लगातार अपग्रेड करते रहें। मतलब आप प्रोफेशन में तो आ गए, डिग्री पूरी कर ली, लेकिन जब आपने डिग्री पूरी की थी उस समय शायद रोबोटिक सिस्टम नहीं था, टेली मेडिसिन नहीं था, बहुत सारे नए तकनीकें नहीं थी, तो आपको तो पता भी नहीं कि दुनिया में नया क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो प्रिस्क्रिप्शन में बिजी थे, दुकानदारी में बिजी थे। बहुत कम डॉक्टर थे जो अपने आप को अपडेट करते थे। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, जिस तरह से विज्ञान बदल रहा है आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, तो कम से कम क्रेडिट आवर्स अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने होंगे, ताकि आप अपनी नॉलेज अपग्रेड कर सकें। ये मैंडेटरी कर दिया था। उसके अलावा ये कहा था कि आपकी जो कंसल्टेशन फ़ी है वो पेशेंट को पहले बतानी होगी। ये नहीं कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया और फिर बोल दिया 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये ये मेरी फ़ी है, या ऑपरेशन के बाद बोल दिया 5 लाख रुपये दे दीजिए। आपको पहले नोटिस बोर्ड पे लिखना होगा कि आपकी फ़ीस कितनी है और किस काम की कितनी फ़ी है, ये पेशेंट को पहले बताना होगा। फिर आप एक दूसरे को, जैसे कहते हैं वकालत में, कि आप अपने कस्टमर को बुला नहीं सकते, आप उनके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि यार आपका केस है मेरे पास भेज दो, या किसी लैब वाले को बोल दिया कि आप पेशेंट मेरे पास भेज दो। इस तरह का कस्टमर सॉलिसिटिंग जो है कहा जाता है, वो आप नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह का नर्सिंग होम, कॉर्पोरेट ऑफिस, इस तरह के जो जितने भी जहाँ पे भी पेशेंट जा सकता है, उसमें आप किसी भी तरह का कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि डॉक्टर्स को यह कहा गया था कि अब जेनेरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें। मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं, मेरा अपना। मेरे अपने शोल्डर में पेन के लिए मैं मेडिसिन लेने गया, ऑइंटमेंट, पेन रिलीफ जेल। ब्रांडेड मेडिसिन की कीमत है 325 रुपये, 30 ml की ट्यूब की। सेम कॉम्पोजिशन प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जो है वहां पे उसकी कीमत है 24 रुपये, 30 ml की। इतना फर्क है ब्रांडेड और जेनेरिक में। अब आप समझिए कि 10 गुना दवाई के रेट में फर्क है, दवाई सेम है। जब डॉक्टर्स को यह कहा गया कि साहब आप जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, तो यहां पे सारी लॉबी खड़ी हो गई कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो कभी कभी ये लगता है कि डॉक्टर्स मरीज के लिए काम कर रहे हैं या दवाई की कंपनियों के लिए। और इस पर मैं चर्चा करूंगा कि ये क्यों मुद्दा इतना गंभीर हो गया है, और इसके कारण ये पूरा का पूरा जो सुधार था कार्यक्रम, इसको सरकार को वापस लेना पड़ा। ये बहुत खतरनाक काम हुआ है। आप किसी भी तरह से जो डॉक्टर्स की फीस या कमीशन आपको स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर आप कहीं टेस्टिंग करने जा रहे हैं, कहीं किसी को भेजा जा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंसल्टेशन फ़ी 500 रुपये और टेस्टिंग चार्जेस 500 रुपये अलग से। आप 1000 रुपये ले रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने भेजा। इस तरह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपका पार्टिसिपेशन होता है डायग्नोसिस में, स्कैनिंग में, टेस्टिंग में, सर्जरी में, ट्रीटमेंट में, ये जो कमीशन खोरी का धंधा है, ये नहीं चलेगा। इस पर बहुत क्लियर गाइडलाइंस थी। प्रोविजन ऑन एंडोर्समेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। आप अपने देखेंगे क्लिनिक में बहुत सारे आजकल जिम जाते हैं बच्चे, उनकी टैबलेट्स रखी हुई हैं, उनके लिए कोई हेल्थ बेवरेज रखा हुआ है, कहीं कोई पाउडर रखा हुआ है। अब ये काम डॉक्टर नहीं करेगा, इस पर बहुत क्लियर गाइडलाइन आ गई है। एडवर्टाइजमेंट आप करेंगे तो बिल्कुल मिनिमम, जैसे आपने अगर कोई एड्रेस बदला है, आपने कोई डिग्री एक्वायर करी है, कोई आपकी कोई प्रैक्टिस है, आप छुट्टी पे जा रहे हैं, कहीं कुछ और पब्लिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मरीजों को आकर्षित करने के लिए कि आप आइए, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, फ्री दूंगा, इस तरह के इंड्यूसमेंट वाली आप किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। और ना ही आप किसी भी तरह की दवाइयों की बेचने का काम नहीं करेंगे। आपकी क्लिनिक में दवाई की दुकान नहीं होगी। ये बात भी बहुत क्लियरली कहा गया था।
और किसी भी तरह का कोई सीक्रेट रेमेडियल एजेंट बगैर पेशेंट को दिखाए आप किसी कंपनी के लिए ट्रायल कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे आपने उसमें इंजेक्शन दे दिया, अब पेशेंट को नहीं पता, लेकिन आपने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है कि मैं आपकी दवाई की एफिकेसी टेस्ट करके दे दूंगा, मैं 100 पेशेंट पे लगाऊंगा, देखूंगा फीडबैक क्या आता है और आप मुझे इतना पैसा दे देना। इस तरह का अनएथिकल काम भी आप नहीं करेंगे। आपको पेशेंट्स के 3 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, आखिरी डेट जिस दिन पेशेंट आया उसके बाद से 3 साल तक, ताकि उसकी बाद में जब ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह की वो पेशेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, अनएथिकल और डिसऑनेस्ट कंडक्ट के लिए अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन में तो उसको कोऑपरेट करना होगा। उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होगा। अगर कोई भी नया ट्रीटमेंट वो कर रहा है, कोई और बात कर रहा है पेशेंट के साथ, तो डॉक्टर्स को बताना होगा, पेशेंट्स का कंसेंट लेना होगा। और किसी भी तरह का आप अनड्यू फेवर नहीं ले सकते, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो, बिजनेस रीजन्स हो, और किसी भी तरह का सेक्सुअल बाउंड्री वायलेशन आप नहीं करेंगे। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत क्लियर मैसेज था। इसके अलावा ड्यूटीज विद देयर पेशेंट्स, आप जब अपॉइंटमेंट देते हैं पेशेंट को, आपको टाइम पे पहुंचना होगा। अगर किसी कारण से आप डिले हैं तो आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अगर किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, दारू पी ली है ज़्यादा, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इस तरह के प्रोफेशनल इस हालात में आप काम नहीं करेंगे, ये मिसकंडक्ट होगा। पेशेंट्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। पेशेंट्स को आप सच बताएंगे, ना आप उसको एग्जेजरेट करेंगे, ना मिनिमाइज़ करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 50 केस हैं, मैं अपने परिवार के बता सकता हूँ, जहाँ पे छोटी सी चोट लगी थी मेरी बेटी को, डॉक्टर्स ने कहा हम आपके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं, 50,000 रुपये लगे। और हकीकत ये है, हमने जब मना किया और बेटी को कहा कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऑइंटमेंट लीजिए, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई खुद 7 दिन। इसी तरह से वाइफ को एक ट्रीटमेंट करवाना था, एक रिनाउंड हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल गए, वहाँ के डॉक्टर से मिले, उन्होंने ऐसे बता दिया जैसे कि ये पूरा का पूरा ब्रेस्ट कैंसर का केस बनने वाला है। फिर हमने वही चीज़ एक होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाई जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। उनका घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको ये 3 ड्रॉप्स लिख के दे रहा हूँ, 7 दिन में ये पस फॉर्मेशन होगा, पस निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, 15 दिन में एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, जिसको वो ब्रेस्ट कैंसर का प्रिकर्सर बताने की तैयारी कर रहे थे। थ्रोट में प्रॉब्लम थी बीच में पॉल्यूशन के समय में, नहीं आपको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट होना चाहिए, आपको ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ेगी। इस तरह के जो मोहल्ले में डॉक्टर्स बैठे हैं, ये बहुत सारे बड़े 5 स्टार होटल्स के दलाल के रूप में भी काम करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। तो हमेशा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डोंट टेक मैनी थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, क्रॉस वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई। अनफॉर्चुनेटली आज मेडिकल प्रोफेशन में ये हो गया है। इसी तरह से पेशेंट केयर के ऊपर गाइडलाइन है, रेफरल के ऊपर गाइडलाइन है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उस पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, और डॉक्टर्स को टेलीमेडिसिन भी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होगी, और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। ऐसे 44 पॉइंट है, 44। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए क्या किया जाएगा, कैसे उसकी कंप्लेंट्स हैंडल की जाएंगी, हर तरह की गाइडलाइंस। और अगर आप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है और वो सहमत नहीं है, अपील का प्रावधान भी किया गया है। तो कुल मिला के 44 गाइडलाइंस इस डॉक्यूमेंट में है। लेकिन हुआ क्या, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। डॉक्टर्स के समूह सरकार के पास गए और ये बोलने लगे कि आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है। अब उसमें उन्होंने बहाना क्या बनाया कि आपने जो कहा है कि हमें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक मेडिसिन रखनी है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो जेनेरिक मेडिसिन है उनकी क्वालिटी पे किसी को भरोसा नहीं है। और जब तक जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी ठीक नहीं है, हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में मात्र 0.1% मेडिसिन की ही टेस्टिंग होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इन आर्ग्यूमेंट्स को। These regulations were opposed by fraternity, मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका ये कहना था कि इफ डॉक्टर्स
if it is made mandatory for doctors to prescribe generic medicine, stating the biggest impediment of such medicine is uncertainty about their quality, stating that less than 0.1% medicines are tested unless government ensures quality, this clause should not be made mandatory. दोस्तों इसका मतलब क्या है? हम पूरी दुनिया के लिए मेडिसिन बना के बेच रहे हैं, हमारे ही डॉक्टर बोलते हैं कि हिंदुस्तान की दवाइयों की क्वालिटी पे भरोसा नहीं है। अगर दुनिया कल को हमारी मेडिसिन रिजेक्ट करेगी तो हम किस मुंह से कहेंगे नहीं आप ठीक हैं या गलत हैं? बताइए आप। हमारे अपने डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए देश को बर्बाद करने को तैयार है। चलिए यहां तक मैं मान लेता हूं। यह जब लॉबिंग शुरू हुई, हुआ क्या? भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय ने एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उस पर दबाव डाला और 23 अगस्त को, 2 अगस्त को यह अच्छा नोटिफिकेशन निकला था। 20 दिन बाद, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, इस पर रोक लगा दी गई। सिर्फ क्लॉज नंबर 8 पे नहीं, जिसमें जेनेरिक मेडिसिन लिखा था, पूरे 44 के 44 क्लॉज पे ये पूरा नोटिफिकेशन अबेंस में कर दिया। अगर झगड़ा सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन का था तो ये भी लिख सकते थे ना, अदर देन क्लॉज नंबर 8 रेस्ट विल इंप्लीमेंट, 8 वी विल रिव्यू एंड कम बैक, ये भी हो सकता था ना। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को रोक दिया गया। दोस्तों, एज ए सिटीजन मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जो मोदी साहब बार बार बोलते हैं कि मैं हेल्थ मिशन लेके आया हूं ताकि लोगों को अच्छी दवाई मिले, सस्ती दवाई मिले, देश में हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, क्योंकि गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण है महंगा स्वास्थ्य। और अगर उस दिशा में प्रयास किया गया, और मोदी साहब हर भाषण में बोलते हैं, ये उनकी अचीवमेंट थी, उन्हीं का हेल्थ मंत्रालय उन्हीं के सपनों को अगर चकनाचूर करता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और दूसरी बात, सवाल यह है कि अगर दवाइयों की क्वालिटी खराब है तो दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन को सोर्स करने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है, वहां पे बड़े क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, पूरी लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका मतलब 2 ही कारण है, या तो जितने वहां अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट है, उनको पता ही नहीं है इसीलिए वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या वो करप्ट हैं, पैसा लेके खराब दवाइयां पास कर रहे हैं। तीसरा तो कोई कारण नहीं हो सकता ना, या तो वो इनकॉम्पिटेंट है, या वो करप्ट है, या दोनों हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार को एक बहुत बड़ी मेडिकल डिपार्टमेंट में ही सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जो समाज के लिए एक धब्बा बन गए हैं, और इतना अच्छा प्रयास, उसको विफिल करने के लिए पूरा मेडिकल प्रोफेशन लग गया। और यहां तक तो चलो बात समझ में आती है कि कोड ऑफ कंडक्ट में आपको कुछ चीजें स्ट्रिक्ट लगती हैं, आप उसको डाइल्यूट करा सकते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, लेकिन सारा का सारा प्रावधान हटाना, इसका मतलब जितना काम हुआ था वो बगैर दिमाग के हुआ था। मैंने एक लाइन पढ़ी है, मैं कहूंगा सारा सही था। और जहां तक बात है जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी की, तो आज आप इंटरनेट पे जाइए, अगर कोई भी दुनिया का आदमी इंटरनेट पे सोचता है कि जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी क्या क्वेश्चनेबल है, आंसर यस हो गया। क्यों? भारत सरकार ने खुद मान लिया कि हमारी जेनेरिक मेडिसिन जो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र में मिलती हैं वो घटिया हैं। ये मंत्रालय खुद मान रहा है, इसीलिए तो मेडिकल प्रोफेशन की इस दलील को मानते हुए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ही एबेंस में कर दिया गया है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को पूरी तरह से फैलाइए, प्रधानमंत्री तक ये मैसेज जाना चाहिए कि आपका मंत्रालय आपके प्रयासों का, आपके सपनों को किस तरह से बर्बाद कर रहा है। ये एग्जाम्पल आपके सामने, और किस तरह से मेडिकल प्रोफेशन में जो डॉक्टर्स हैं या उनकी लॉबीज हैं, वो पेशेंट से ज्यादा फार्मा कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान में एक आम आदमी को सही इलाज मिलेगा और सस्ता इलाज मिलेगा? आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? अपने कमेंट लिखिए। किस तरह से मेडिकल प्रोफेशन का सुधार हो, ये नोटिफिकेशंस आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं।
आप नेशनल मेडिकल कमीशन में जाइए, या आप सिंपल नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल ब्रैकेट प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन 2023, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए और देखिए इसमें गलत क्या था। किस तरह से 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ कुछ 100 डॉक्टरों की संस्था खिलवाड़ कर रही। ये हमारे मेडिकल प्रोफेशन का एथिकल स्टैंडर्ड हो गया। मैं नहीं कहता सारे ऐसे हैं, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं वो चुप क्यों हैं? और मेरे पास अच्छे डॉक्टरों के फ़ोन भी आए हैं जो मेरे मित्र हैं, कहते देखो लॉबी ने अपना काम कर लिया। उनका साफ कहना था कि ये जो दलाल हैं मेडिकल प्रोफेशन में, जैसे खेती में हमने दलालों की लॉबी देखी, किसानों के हित वाले कानूनों को वापस करवाया गया, इसी तरह से कंज्यूमर के हित वाले कानूनों को वापस करवाया गया। इसमें डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन की लॉबीज ने काम किया। आप और हमको इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। आप हमारा समर्थन भी कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं मेंबरशिप बन के और अलग माध्यम से भी। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।